Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार. आज हम वरिष्ठ अधिवक्ता जिया मोदी की किताब जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया यानी भारत के निर्णायक न्यायिक फैसले पर आधारित कुछ अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे. जी. हमारे पास इस किताब की कुछ सारांश और समीक्षाएं हैं और हमारा मकसद है इन स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे निकालना. बिल्कुल. और देखिए, जिया मोदी की किताब सिर्फ फैसलों की एक लिस्ट नहीं है. ये समझने की कोशिश है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ चुनिंदा बहुत अहम फैसलों ने भारत के लोकतंत्र को, नागरिकों की आज़ादी को और संवैधानिक सोच को एक आकार दिया है. हाँ. ये किताब न्यायिक तर्कों को, उस वक्त के सामाजिक राजनीतिक माहौल को और फिर उन फैसलों के दूरगामी असर का विश्लेषण करती है. तो चलिए इन 10 ऐतिहासिक मामलों में से कुछ प्रमुख उदाहरणों पर फोकस करते हैं. शुरुआत करते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 से. इसका जिक्र तो अक्सर सुनने में आता है. हाँ, ये तो बहुत ही मौलिक केस है. इसी ने वो मूल संरचना सिद्धांत, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं, उसको जन्म दिया. अच्छा. आसान शब्दों में समझें तो ये सिद्धांत संविधान की नींव जैसा है. संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, जैसे आप घर में कमरे बदल सकते हैं, लेकिन आप नींव के जो मुख्य स्तंभ हैं, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज, शक्तियों का बंटवारा, उनको आप नहीं हिला सकते. ओह, ये तो काफी दिलचस्प है. हाँ. इसने संसद की जो संविधान बदलने की असीमित शक्ति लगती थी उसको रोका. हाँ. और न्यायपालिका को एक तरह से संविधान के गार्डियन के तौर पर स्थापित किया. सही कहा. बिल्कुल. ये एक संतुलन बनाने वाला फैसला था. ये सिद्धांत पक्का करता है कि संविधान का जो मूल चरित्र है वो बना रहे, भले ही सरकारें बदलती रहें. इसने एक तरह से संविधान को बहुमत वाली सरकारों के संभावित जोश से बचाया. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978. हाँ. इसने अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कैसे बदला, ये भी बहुत सुना है. हाँ, देखिए, इस मामले ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को बहुत बहुत ज्यादा व्यापक बना दिया. पहले क्या था कि सरकार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकती थी अगर उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया मौजूद है. बस प्रक्रिया होनी चाहिए थी. अच्छा, बस एक प्रोसीजर हो. हाँ, पर मेनका गांधी मामले में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया होना ही काफी नहीं है. वो प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित यानी जस्ट, फेयर और रीजनेबल भी होनी चाहिए. तो ये सिर्फ प्रक्रिया के फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि उस प्रक्रिया के असल में निष्पक्ष होने की गारंटी बन गया. इसने तो राज्य की शक्ति पर एक नैतिक जांच भी लगा दी. बिल्कुल. इसने व्यक्ति की गरिमा को, उसकी इज्जत को केंद्र में रखा और कहा कि स्वतंत्रता तभी छीनी जा सकती है जब प्रक्रिया हर कसौटी पर खरी उतरे. ये भारत में प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस की स्थापना का एक बहुत अहम मोड़ था. इसने नागरिक अधिकारों को काफी मजबूती दी. लेकिन जैसा आपने कहा, सारे फैसले ऐसे गौरवशाली नहीं रहे. वो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामला 1976 वाला, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला भी कहते हैं. हाँ, वो इमरजेंसी के दौरान का फैसला है और उसे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है. कोर्ट ने तब ये मान लिया था कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 21 निलंबित हो सकता है. इसका मतलब यह था कि नागरिक अपनी गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते थे, जिसे हम हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कहते हैं. ये तो नागरिकों के सबसे बुनियादी अधिकार पर सीधी चोट थी. निश्चित रूप से. और इसकी बहुत आलोचना हुई चारों तरफ से. हालांकि ये बताना जरूरी है कि बाद के सालों में, खासकर पुत्तास्वामी केस जो निष्ठा के अधिकार वाला था 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस एडीएम जबलपुर वाले फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया. अच्छा, उसे ओवर रूल कर दिया. हाँ, और माना कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता. और एक और मामला जो काफी चर्चा में रहा, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985. जी, शाहबानो केस. ये मामला तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते के अधिकार से जुड़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में फैसला सुनाया और कहा कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, सीआरपीसी, उसकी धारा 125 जो गुजारा भत्ता का प्रावधान करती है, वो सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो. इस फैसले ने तो उस वक्त धर्मनिरपेक्ष कानूनों और पर्सनल लॉज के बीच एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल. इसने पूरे देश में एक बहस को जन्म दिया और काफी राजनीतिक उथल पुथल भी हुई थी.
इसके बाद तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया, जिसने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर को कम कर दिया था। ये मामला आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बहस होती है उसमें कोर्ट किया जाता है। तो इन उदाहरणों से ये तो साफ है कि किताब काफी जटिल लेकिन जरूरी मुद्दों को उठाती है। जिया मोदी ने इन्हें पेश कैसे किया है? क्या वो आम पाठक के लिए आसान है? हाँ, उनकी लिखने की शैली की तारीफ की गई है कि वो मुश्किल कानूनी भाषा को सरल बनाती हैं। हर मामले को उसके सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में रखा गया है। इससे पाठक समझ सकता है कि वो फैसला क्यों और कैसे आया। विश्लेषण भी काफी संतुलित है। जहां न्यायिक साहस दिखाना है उसकी प्रशंसा है, और जहां अदालतें कह सकते हैं विफल रहीं, वहां आलोचना भी है। तो ये किताब किसके लिए ज्यादा उपयोगी है? देखिए, ये किताब कानून के छात्रों के लिए, सिविल सेवा या जुडिशरी के उम्मीदवारों के लिए, और भारतीय लोकतंत्र और राजनीति में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए काफी उपयोगी मानी गई है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें सिर्फ 10 मामले हैं और कुछ हाल के जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं, जैसे आपने निजता का अधिकार बताया या समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, वो शायद इसके मूल संस्करण में शामिल नहीं है। कहें तो ये किताब इस बात की एक गहरी समझ देती है कि कैसे इन अदालती फैसलों ने भारतीय समाज और शासन की दिशा को तय किया है। ये हमारे संविधान की आत्मा और उसके विकास को समझने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। स्रोत इसे काफी ऊंची रेटिंग 9-10 जैसी देते हैं। वाकई ये फैसले सोचने पर मजबूर करते हैं। और चलिए, आज की बात खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे समाज बदलता है, विकसित होता है, तो क्या अदालतों को कानून की व्याख्या करते समय हमेशा विधायिका के मूल इरादे पर ही टिके रहना चाहिए, या उन्हें बदलते सामाजिक मूल्यों और नैतिकता के साथ भी तालमेल बिठाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next one.